नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। रूस के द्वारा यूक्रेन के अलगाववादियों को मान्यता देने के बाद अमेरिका ने सख्त ऐलान किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्र दोनेत्स्क और लुहानस्क को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही क्षेत्रों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिन्हें रूस द्वारा नए सिरे से मान्यता दी गई है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि आवश्यकता पड़ने पर और भी कार्रवाई करने के लिए वो तैयार है। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी घोषणा पर व्हाइट हाउस से जारी बयान के बारे में बताते हुए प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन जल्द ही एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन के तथाकथित डीएनआर और एलएनआर क्षेत्रों में नए निवेश, व्यापार और वित्त पोषण करने से प्रतिबंधित करेगा। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने के रूस के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि वो इसमें शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी जो बाइडेन के साथ चर्चा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ नवीनतम घटनाओं पर चर्चा की। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत की भी योजना बनाई गई। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा इस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी बैठक जारी है, जिसमें रूस समेत यूक्रेन समेत तमाम जो देश हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और यूक्रेन ने इसके संबोधित सत्र में कहा है कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन हर संभव कदम उठाने को तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। यूक्रेन के कुछ हिस्सों में धमाके भी हुए हैं। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने उन पर अभी तक हमला नहीं किया है। इस बीच अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश युद्ध के खतरे को टालने की कोशिश में लगे हैं। भारत ने भी पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। यूक्रेन के ताजा संकट पर भारत ने अपना स्टैंड दोहराते हुए कहा कि दोनों पक्षों को मिलकर कूटनीतिक तरीके से समाधान निकालना चाहिए। भारत ने मंगलवार को यूएनएससी में जोर देकर कहा कि युद्ध की आशंकाओं के बीच यूक्रेन में छात्रों सहित 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत के इस बयान के बाद संभावना बनी है कि यूक्रेन मामले में भारत पिछली बार जैसा ही वोटिंग से खुद को अलग रखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि हम यूक्रेन संबंधी घटनाक्रम और रूस द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट को लेकर बुलाई आपात बैठक में सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस की सीमा पर बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का विषय है और इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने सोमवार रात को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कहा कि हम यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर हो रही गतिविधियों और रूसी संघ द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा सहित यूक्रेन संबंधी घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। We cannot afford to have a military escalation. As we have emphasized before, the Minsk agreements provide a basis for a negotiated and peaceful settlement, and we need greater efforts to find common ground to facilitate the implementation of the provisions of the Minsk agreements, including key security and political aspects. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. We cannot afford to have a military escalation. As we have emphasized before, the Minsk agreements provide a basis for a negotiated and peaceful settlement, and we need greater efforts to find common ground to facilitate the implementation of the provisions of the Minsk agreements, including key security and political aspects. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas.
The well-being of Indian nationals is a priority to us. यूक्रेन और रूस के बीच जारी संकट चरम पर पहुंच गया है। इस बीच भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए बड़ा फैसला लिया है। भारत ने आज से भारत यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करने का फैसला लिया है। अन्य 2 उड़ान 24 और 26 फरवरी के लिए निर्धारित हैं। इसके मद्देनजर एयर इंडिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 22, 24 और 26 फरवरी 2022 को भारत यूक्रेन के बीच 3 उड़ानों का संचालन करेगी। बुकिंग एयर इंडिया बुकिंग कार्यालय, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से खुली है। विदेश मंत्रालय की ओर से इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन में लगातार बढ़ते तनाव और हालात को देखते हुए अतिरिक्त फ्लाइट्स का प्रबंध भी किया जाएगा। तो लगातार जो स्थिति है वो यूक्रेन में अब नाजुक बनते हुए नजर आ रही है और इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ राजनयिक एम्बेसडर दीपक वोहरा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए। शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। सर, हमारी जब आखिरी बातचीत हुई थी तब से लेकर अब तक जिस तरीके से जो घटनाक्रम तेजी से बदले हैं रूस और यूक्रेन के बीच, और कल रात जब पुतिन यूक्रेन और रूस के इस पूरे विवाद को लेकर अपने देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, और जिस तरीके से उस संबोधन को सुनते वक्त जो मेरे दिमाग में चीज आई वो ये थी कि कहीं ना कहीं पुतिन जो है एक बार फिर उस पुराने यूएसएसआर को एक करने की सोच रहे हैं जिसका विघटन अमेरिका ने किया था। क्या मेरा यह आकलन सही है और कितना बदलाव आया है स्थितियों के बीच जब हमारी आखिरी बातचीत हुई और अब? जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है। वो अगर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसके कई हिस्से अलग होके नेटो में चले गए हैं, यूरोपियन यूनियन में चले गए हैं, अगर उनको वापस नहीं लाता, फिर भी वो चाहता है कि रशिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहां पर मेरा प्रभाव है, अमेरिका उसको आगे ना तोड़े। आपको ये भी पता है कि पुतिन ने पहले कहा था कि जब सोवियत संघ टूटा था वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत आई थी दुनिया पर। ये भी, और हाल ही में उन्होंने ये कहा था कि जो सोवियत संघ था उसकी जमीन इंपीरियल रशिया, ज़ारिस रशिया की थी, यानी रशियन लोगों की प्राइड, जो उनका आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, आत्मनिर्भरता है, उसको वो उठाने की कोशिश कर रहा है। सर, मैं उनकी भाषा बोलता हूँ। कल मैं उनकी स्पीच, बिल्कुल मुझे पता है सर, कल आप बैठे हुए थे एक समाचार चैनल पे जिस वक्त ये पूरा स्पीच चल रहा था। ओरिजिनल सुन रहा था उनका लेक्चर, तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने स्टालिन का नाम लिया, उन्होंने लेनिन का नाम लिया कि इन लोगों ने जो कुछ किया था, ये आर्मीनिया के हिस्से को अजरबैजान में डाल दिया, अजरबैजान के हिस्से को जॉर्जिया में डाल दिया, जॉर्जिया के हिस्से को ताजिकिस्तान में डाल दिया। ये किया था इन लोगों ने ताकि ये जो उसकी 14 अन्य रिपब्लिक थी, रूस 15वां था, ये रूस से ना लड़े। और कल के संबोधन में एम्बेसडर वोहरा, पुतिन ने साफ तौर पर यूक्रेन को लेकर कहा कि आज जो यूक्रेन इतना खुद को बड़ा समझ रहा है, उस यूक्रेन का निर्माण रूस ने किया है, और आज कैसे वेस्टर्न फोर्सेस से लेकर नाटो के इशारों पर जो एक सिक्योरिटी थ्रेट अब वही यूक्रेन रशिया के लिए बन रहा है, ऐसा पुतिन नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने साफ कहा कल। जब सोवियत संघ टूटा था, यूक्रेन यूएसएसआर का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री था, रशिया सबसे बड़ा था, और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट, तीसरे नंबर के न्यूक्लियर वेपनरी यूक्रेन में थे। उन्होंने वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए, उनको पैसे मिले। सर, एक चीज मैं आपको बताना चाहता, ये पश्चिम कह रहा था कि व्लादिमीर पुतिन हमला करेगा यूक्रेन पर, इसने हमला नहीं किया। बचपन में सर, आपका तो जन्म नहीं हुआ था, मेरी उम्र 70 साल की है, एक फिल्म मैं देखता था, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, जागृति। उसका एक गीत था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं उसके 2 शब्द बताता हूँ। उसमें था कि शतरंज का खेल बिठा कर बैठा है जमाना, लगता था फिरंगी को मुश्किल है हराना, लेकिन तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, ऐसी तूने चली चाल कि सब कुछ पलट गया। तो पुतिन साबरमती का संत तो नहीं है, लेकिन इसने भी एक चाल चली है, सब कुछ पलट गया, इसने यूक्रेन। ठीक है, अब जरा मैं वर्तमान स्थिति पर आता हूं। एलएसआर और डीआरएस को जब पुतिन ने मान्यता दे दी है, और जिस वक्त अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी चल रही है, ऐसे में अब स्टेप अहेड क्या है? अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दी है, यूरोपीय संघ जो है वो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, लेकिन क्या इतनी आसानी से यूक्रेन इन दोनों हिस्सों को? अमेरिका ने अभी सैंक्शंस लगाए हैं, जो 2 एरियाज को रिकॉग्नाइज किया है, बिल्कुल। उसने
रूस पर नहीं लगाए हैं। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। वो नहीं करेगा सर, हाँ। क्योंकि अगर उसने सैंक्शंस लगाए तो एनकरेजमेंट, इस पूरे खेल का विक्टर जो जीतेगा वो चीन होगा। बिल्कुल। और अमेरिका ये समझता है हाँ। कि चीन को नहीं जिताना है, क्योंकि अभी भी संभावना है कि रूस को, आपको पता है सर, जब नेटो की स्थापना हुई थी उस समय निकिता क्रुश्चेव ने कहा था भाई हमें भी शामिल कर लो। हाँ। एक साल उसने इंतजार किया, फिर ये बोले नहीं, तो उसने वॉर्सो पैक्ट बनाया। हाँ। तो ये बोरिस येल्सिन ने कहा मुझे नेटो में ले लो, इन्होंने नहीं लिया। हाँ। तो चाइना ने कभी ये मांग नहीं की, क्योंकि चाइना, अच्छा सर, एक ठीक है, एक क्वेश्चन और जो मेरे माइंड में है सर, वो ये है कि जिस तरीके से अभी स्थितियां पनपी है और अभी एक तरीके से डायलॉग जो है वो चल रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि शायद बाइडेन भी पुतिन से मिले। अगर जो परिस्थितियां हैं उनको टालने के लिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इस बात का आश्वासन रूस को अभी दे दे कि नाटो जो है वो यूक्रेन को हिस्सा नहीं बनाएगा, तो क्या सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो सकता है, या बात जो है उससे बहुत आगे निकल चुकी है? बात बहुत आगे निकल चुकी है। उसने रिकॉग्नाइज कर दिया है इन दोनों नॉन रिकॉग्नाइज कंट्रीज को, और निकरागुआ और वेनेजुएला और क्यूबा और कई से ऐसे देश हैं जिन्होंने जॉर्जिया की साउथ ओसेटिया को भी रिकॉग्नाइज देंगे। हाँ। जो पुतिन कितनी देर से चीखता रहा कि नेटो को मेरे द्वार पर मत आने दो, उसने क्या किया है सर, जो उसका द्वार है उसको आप दूर कर दिया, बढ़ा दिया है, क्योंकि ये दोनों रीजन बॉर्डर पे हैं, तो नेटो अब यहाँ नहीं आ सकता। पुतिन ने 70% जंग जीत ली है, बाकी 30% भी वो जीत लेगा। अच्छा, आज मैं एक और वरिष्ठ इन विदेश मामलों के जानकार से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि अब हो सकता है पुतिन ने जब इन दोनों स्टेट्स को, इन दोनों प्रोविंसेस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता दे दी है, तो और यहां सेना को शांति कायम रखने के लिए भी डिप्लॉय कर दिया है, तो एक तरीके से ऐसी स्थिति हो सकती है कि यहां को एक इंटरनल रेवोल्यूशन हो और फिर रशिया वहां इस बात को प्रचारित करे कि वहां के लोग जो है वो खुद आना चाहते थे। क्योंकि क्रीमिया के केस में हमने देखा कि पहले रशिया ने वहां जाकर मोर्चा संभाला, उसके बाद रेफरेंडम कराया। इस बार शायद पहले ही रेफरेंडम करा के और फिर अपनी सेना को वहां स्थापित करे पुतिन। रेफरेंडम कराने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साउथ ओसेटिया जो जॉर्जिया का हिस्सा अभी तक उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। वहां के लोगों ने भी कहा था, उस समय भी गाड़ी में पुतिन थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे कहा था कि हमें रूसी पासपोर्ट दो, ये वो। उसने पासपोर्ट दिए लेकिन उसको अब्सॉर्ब नहीं किया। ये अब्सॉर्ब नहीं करेगा सर। इसका मकसद था कि एक बफर बनना चाहिए मुझ में और नेटो में, वो बफर बन चुका है, अब उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला। सबसे बड़ा नुकसान जिसको होगा वो है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर यूरोप प्रतिबंध लगाता है और यूएस गैस, यूएसएसआर रशियन फेडरेशन गैस देनी बंद करता है, तो 3 गुना ज्यादा दाम पर यूरोप को वो अमेरिका ऑल टाइम हाई 7 सालों में ऑल टाइम हाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच चुके हैं सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगा, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव है इस पूरे क्षेत्र को लेकर और इस पूरी डिप्लोमेसी को लेकर। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएस टीएस त्रिमूर्ति ने कल स्पष्ट कहा कि उनकी प्राथमिकता वो 20,000 भारतीय हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं, और उन्होंने डायलॉग से इस पूरी स्थिति को निपटाने की बात कही है। इंडिया का स्टैंड क्या ये सही है, और कल को अगर वोटिंग होती है तो क्या भारत वोटिंग से खुद को विड्रॉ करेगा? जी, आपका सवाल अहम है। हमारी पोजीशन हमेशा ये रही है कि जो भी समस्या हो वो डायलॉग और नेगोशिएशन के थ्रू उसके समाधान हो सकता है। सर, चाणक्य ने एक बार कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन है। हम इस स्थिति में नहीं होना चाहते। अमेरिका कहता है आजा टाइगर मेरे पास, रूस कहता है टाइगर मेरा दोस्त है मेरे पास आजा। हम हमेशा इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, यही हमारी ताकत है। और दोनों देश इस समय भारत से कह रहे हैं भाई हमारा समर्थन करो, हम किसी का नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। ये बेस्ट पॉलिसी है सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर दीपक वोरा आपका। आगे भी आपसे इस पूरे मसले को लेकर हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी बारीकी से जो तमाम इस पहलू हैं उसकी जानकारी तमाम दर्शकों के सामने रखी है। तो निश्चित तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है।
रुख अब अगली बड़ी खबर का करते हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले काकचिंग जिले में एक बम विस्फोट के जरिए सूबे को दहलाने की कोशिश की गई है। इस धमाके में चुनाव ड्यूटी पर तैनात आईटीबीपी के 2 जवान घायल हो गए हैं। बम धमाका मणिपुर की राजधानी इंफाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर वांगूटेरा इलाके में हुआ। इस धमाके की जिम्मेदारी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलाइमपाक ने मणिपुर बम विस्फोट की ली है। संगठन ने दावा किया है कि यह विस्फोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को प्रस्तावित दौरे को लेकर किया गया। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी कर्मी रात में गश्त पर निकले थे, उसी दौरान तेज धमाका हुआ। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आईटीबीपी जवानों को यहां तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में घायल हुए दोनों जवान मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। दोनों घायल हुए जवानों का इंफाल के अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों जवानों की स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। मणिपुर की इन तमाम स्थितियों पर बातचीत करने के लिए विनोद दत्ता जी हमारे साथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आप देख रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, आज प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले मणिपुर में जो ये हमला होता है जहां आईटीबीपी के 2 जवान घायल होते हैं, क्या ये एक चुनौती है और क्या ये एक तरीके से झुंझलाहट कह सकते हैं उन तमाम संगठनों की जो नहीं चाहते कि लोकतंत्र जो है वो मणिपुर में मजबूत हो? हाँ बिल्कुल, देखिए ये इलेक्शन से पूर्व इस तरह के धमाके और खासकर मोकोकचुंग जो काफी एक्टिव एरिया रहा है मणिपुर में, ये बिल्कुल उनकी झुंझलाहट दर्शाता है और ये बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है उन संगठनों ने कि वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिक सेटअप वहां मजबूत हो। और इसमें देखिए, मैं इस बात को भी इससे नकारा नहीं जा सकता कि इसमें जो हमारे अपना अक्रॉस दी बॉर्डर जो संगठन है, जो तंजीमें हैं, उनका हाथ हो सकता है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह का ईस्ट में इंसर्जेंसी को दोबारा एक नया जामा पहनाया जा रहा है, उसमें चीन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से आप देखिए जम्मू कश्मीर में अल बद्र को उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस है नॉर्थ ईस्ट में, उनको भी अब एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दिया जा रहा है। और ये इलेक्शन से पहले ये बिल्कुल साफ करता है कि ये जो इस तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो नहीं चाहते कि जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है वो सुदृढ़ बने। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, चूंकि अब चुनाव हैं तो क्या सुरक्षा बलों को इस वक्त काउंटर ऑपरेशंस में थोड़ा हाथ अपना पीछे करना चाहिए और इस बात का इंतजार करना चाहिए कि चुनाव एक बार शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बार फिर से जिस तरीके से पिछले साल के वक्त इन तमाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से माओवादी संगठनों को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई थी, वो दोबारा शुरू किया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए, क्योंकि इलेक्शंस हैं और इलेक्शन सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए, तो जो उनको कॉम्बिंग ऑपरेशंस है उनको उन पे थोड़ी सी जो अपना सिक्योरिटी ग्रिड है उसको सघन करना चाहिए। और जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं या इस तरह के कोई स्लीपर सेल्स हैं, उन पे नजर रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण बातें जो है वो दर्शकों तक समझाने के लिए। तो निश्चित तौर पर मणिपुर में आतंकवादी हमला हुआ है और इस हमले को लेकर माओवादी संगठनों ने जिम्मेदारी लेते हुए इसे चुनाव से पहले एक चेतावनी के तौर पर बताते हुए कहा है। और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर की राजधानी इंफाल से जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमालय के तलहट्टी से देवी पाटन मंडल के बड़े हिस्से से चुनावी संदेश देंगे। इस दौरान पीएम मोदी बहराइच में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। विजय शंखनाद रैली में उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती के 13 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली होगी। इस रैली के माध्यम से पीएम गोंडा और बलरामपुर की 6 विधानसभाओं के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। बहराइच की प्यागपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवहद मोड़ पर होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में बहराइच की बल्हा, नानपारा, मटेरा, महसी, बहराइच, पायगापुर और कैसरगंज, श्रावस्ती की भिनगा और श्रावस्ती, गोंडा की मोहाना, गोंडा, कटरा बाजार और करेलगंज विधानसभाओं के लोग मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अब अगली खबर का।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शोर आज और तेज हो गया। चौथे चरण के चुनाव के लिए यूपी में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। 23 फरवरी को चौथे चरण के चुनाव के लिए 9 जिलों की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं यूपी के बाकी बचे चरणों के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी समेत सभी दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आज प्रयागराज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दिग्गज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह शहर पश्चिमी विधानसभा में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में भी सभा करते हुए नजर आएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मंगलवार को जिले में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव करछना के गढ़वा खुर्दा में सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी जिले में होंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में कांग्रेस के युवा और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात में बीजेपी सरकार से 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी आपराधिक मामले वापस लेने की मांग की है। साथ ही हार्दिक पटेल ने राज्य सरकार को मुकदमे वापस लेने के लिए 23 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ऐसा करने में असफल रहती है तो वो आगामी 23 मार्च के बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शनों की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि साल 2015 में पाटीदार समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने का आंदोलन हुआ था। गुजरात में इस साल के अंत में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बचे हुए मामलों की वापसी की मांग एक कोटा आंदोलनकर्ता के रूप में उठा रहा हूं, न कि कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर। हमने 1 मार्च से लेकर कार्यक्रम तय किए हैं जिसमें हम अलग अलग जिले में जाकर 300, 400 पाटीदार युवाओं के साथ संवाद करेंगे। हम हर ब्लॉक या विधानसभा में जाके जो स्थायी पाटीदार विधायक होगा भाजपा से, उनको आवेदन देंगे, उनसे विनती करेंगे, उनको गुलाब का फूल देंगे कि आप हमें इस मामले में मदद कीजिए। अगर वो मदद नहीं करना चाहता, वो मिलना नहीं चाहता, तो उसी के घर के बाद धरने पर भी बैठेंगे। और 23 मार्च तक अगर इस पूरे मामले में अगर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तो 23 मार्च के बाद बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे, जरूरत पड़ी वहाँ रैली करेंगे, रोड शो करेंगे और लोगों को फिर से जागरूक करेंगे कि आपके बच्चे का मामला है, आपके बच्चे के लिए लड़ने वाले एक नौजवान पर लगे हुए केस वापस करने का मामला है। तो और बहुत ही स्पष्ट बात है कि क्या पाटीदार समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? जो वीएचपी बजरंग दल लगातार किशन बरवाड़ के हत्या के मामले में लगातार बोलती थी कि हमारे हिंदू का लड़का डेथ हुआ, हमें बहुत दुख हुआ, उसके भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज पटेल समाज के 9 बच्चों को गोली मारी थी, कुल मिलाकर 14 बच्चे की हत्या हो गई थी, हजारों नौजवान पर मुकदमे लगे, तो वीएचपी बजरंग दल हिंदू संगठन भी इस मामले में नहीं बोल रहे। तो उसका मतलब भी है कि क्या पटेल और उनके साथी संगठनों का दुरुपयोग करना है? पटेल समाज समेत अन्य समाजों को सिर्फ हिंदू के नाम पर वोट लेना है? और जो सरकार बैठी है वो सरकार क्या सोच रही है? वो सरकार ये सोच रही है कि पटेल को तो मुख्यमंत्री बना दिया, पटेल जाएंगे कहाँ? तो आजकल का कोई भी नौजवान ये सोच के वोट नहीं करता कि मेरा मुख्यमंत्री मेरा मंत्री है। आज का नौजवान ये सोच के वोट करता है कि हमारे लिए क्या काम आएगा, ये कितना रोजगार देगा, ये कितनी नौकरियां देगा, ये कितना शिक्षा देगा। तो इस मामले में आने वाले दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीकानेर से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टियां वोट बैंक के लिए राजनीति के लिए आतंकवाद को हल्के में लेती हैं। साथ ही उन्होंने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश हित की बातें इनके एजेंडे में अंतिम पायदान पर होती है। ये चुनाव एक ऐसा शानदार समय है जब अच्छे अच्छे धुरंधर एक्सपोज होते हैं और ये जो पार्टीज हैं कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, ये आतंक को शय देने वाली जो पार्टीज हैं, आतंक को कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उनको हल्का एक्शन करना, उन पे एक्शन ना करना, इनडायरेक्टली उनको बढ़ावा देना, ये सब इनका काम है। देश का हित, नागरिकों का हित, देश की सुरक्षा इनके एजेंडे में सबसे लास्ट में आती है, सत्ता सबसे पहले आती है। और पहली बार इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है क्योंकि सुरक्षा पे नंबर 1 काम करने वाली प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इन्हें एक्सपोज कर रही है और जनता के सामने पूरे एक्सपोज्ड है। पंजाब चुनाव से पहले फरलो पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी गई है।
हरियाणा सरकार ने खालिस्तानियों से जान का खतरा बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। सरकार ने सुरक्षा का अधिकार एडीजीपी को रिपोर्ट के तहत बनाया है। सरकार ने कहा है कि खालिस्तानी समर्थक डेरा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जा रही है। राम रहीम पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की फरलो पर बाहर है। चुनाव से ठीक पहले मिली फरलो पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए और हरियाणा सरकार को भी घेरा था। हालांकि सीएम खट्टर ने कहा कि राम रहीम को मिली राहत का पंजाब चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण 235 लोगों की मौत हुई है। रात की बात यह है कि 34,226 लोगों ने बीते 24 घंटे में कोरोना को मात दी है। कल के मुकाबले कोरोना संक्रमण के मामलों में 16.5% कमी आई है। सोमवार को कोरोना संक्रमण के 16,000 नए केस सामने आए थे और 206 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं कोरोना से देश में लड़ाई भी लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 35.5 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। वहीं पूरे देश में अब तक 176 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एफएम न्यूज पर लगातार जारी है।